वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये हमारा अगला कड़ी है, तो आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। प्रथम प्रश्न पर हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हमारा संपन्न हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। कहाँ संपन्न हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये हमारा क्या था? COP26 था हमारा ये। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में कौन सा सम्मेलन हमने किया है? तो COP26। कौन सा किया है? COP26 किया है। COP25 अगर बात करते हैं तो COP25 कहाँ हुआ था हमारा? तो मैड्रिड में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। COP25 कहाँ हुआ था हमारा? तो मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन के अंदर। COP25 कहाँ किए थे हम लोग? मैड्रिड, स्पेन में किए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? कौन सा हम पूछ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? कौन सा? 101वां सदस्य कौन बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य जो बना है वो कौन है हमारा? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका बना है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ठीक है। किस में हुआ था? तो COP21 में। COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में हम लोगों ने यह ISS सौर अलायंस का हम लोग जो है गठन किया था, इसमें फ्रांस के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अफगानिस्तान पर 8 देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कहाँ संपन्न हुआ? अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ संपन्न हुआ होता है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। आपको इसमें बताते हैं कि ये क्यों हुआ अफगानिस्तान पर। तो ये हुआ है आपको जो है जो कारण क्या है इसका, कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेनाओं का जो वापसी, वो तालिबान का जो सत्ता में आने के बाद की स्थिति है ये। अफगानिस्तान पे क्या हुआ कि 20 वर्ष के बाद अमेरिकी सेना वहाँ से वापस हुआ और तालिबान क्या हुआ, उस पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किया उस पर? तालिबान। तालिबान जब कब्जा कर लिया उस पर, तो ये हुआ कि बहुत सारी परेशानियाँ अफगानिस्तान के अंदर आने लगी। वहाँ का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था लचर पचर हो गया। तो क्या हुआ कि मध्य एशिया के कुछ जो देश थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, रूस और ईरान, और इसके अलावा कौन सा? भारत, रूस और ईरान। कौन सा? भारत, रूस और ईरान और मध्य एशिया के देश। और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में जो देश आते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं? उज्बेकिस्तान आते हैं, तुर्कमेनिस्तान आते हैं, किर्गिस्तान आते हैं, कजाकिस्तान आते हैं और तजाकिस्तान आते हैं। ये 5 और 3 हमारे भारत, रूस और ईरान मिल करके ये 8 जो देश थे वो जो है अफगानिस्तान के बारे में चर्चा किए कि यहाँ पर जो है भी वो होना चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, इसको भी जीने का हक है। तो इसके लिए करके अपना जो है दिल्ली में क्षेत्रीय इसका वो बैठक होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की किस देश के साथ 35वीं वार्षिक रणनीति वार्ता में रक्षा सहयोग वृद्धि के लिए सहमति दोनों पक्षों में हुई है? ठीक है। तो इसमें किसके साथ हुआ है हमारा? तो फ्रांस के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। भारत की किस देश के साथ 35वीं वार्षिक रणनीति वार्ता में रक्षा सहयोग में वृद्धि के लिए सहमति दोनों देशों में हुई है? तो फ्रांस के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है हमारा ये? फ्रांस के साथ हुआ है। आपको बता दें कि फ्रांस जो है
भारत की ओर से भाग लिया है। क्यों लिया है फ्रांस जो है भाग लिया है? तो भारत की ओर से भाग लिया लिया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। फ्रांस के साथ हमारा जो राष्ट्रीय सहयोग हुआ है 35वीं वार्षिक रणनीति वार्ता, इसमें फ्रांस के साथ हुआ है। इसमें हमारे अजीत डोभाल साहब भाग लिए हैं। कौन भाग लिया है? अजीत डोभाल साहब, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और आपको बता दें इसमें कि फ्रांस की ओर वहाँ के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री तो कौन थी? फ्लोरेंस पार्ली थी। कौन थी? फ्लोरेंस पार्ली थी। और त्रिपक्षीय गठबंधन से फ्रांस नाराज था, जो कि ऑकस के नाम से जाना जाता है। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है और आपका जो है ब्रिटेन है और अमेरिका है। ये त्रिपक्षीय गठबंधन में फ्रांस शामिल नहीं था, तो ऐसे में फ्रांस भारत के साथ हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष रुचि रखने के लिए भारत के साथ रक्षा में जो है सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर उड़ान करने वाला पहला हेलीकॉप्टर है, तो कौन सा है ये? तो इंजीन्यूटी है। कौन सा है? इंजीन्यूटी। कौन सा हेलीकॉप्टर है हमारा? इंजेन्यूटी है। इंजेन्यूटी, ठीक है। इंजेन्यूटी जो है, इसके बारे में आपको हम बता दें कि इंजेन्यूटी एक्चुअली में नासा का एक मंगल मिशन है, जो कि एक रोवर द्वारा मंगल की सतह एवं वहाँ पानी की उपलब्धता की खोज कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर ये रोवर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, परसिवियरेंस रोवर्स नाम है उसका, तो जहाँ पर ये रोवर नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है छोटी छोटी उड़ानें भरकर वहाँ की जानकारी प्रेषित करेंगे। अगला है हमारा कि एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने नासा का कौन सी मिशन है? तो एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा कौन सा मिशन चला रहा है? तो डार्ट मिशन चला रहा है। कौन सा मिशन चला रहा है? तो डार्ट मिशन है एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने के लिए। आपको इसमें हम बता दें कि डार्ट का फुल फॉर्म पहले तो जान लीजिए कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट होता है। डार्ट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? DART। डार्ट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्या? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसको डार्ट मिशन नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में क्या करेगा ये डार्ट मिशन जो है? क्या करेगा? एस्ट्रॉयड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। आप तो पहले जानते हैं एस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये क्या करेगा कि अंतरिक्ष में विद्यमान ज्ञात और अज्ञात हजारों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है, जिससे पृथ्वी से टकराने की आशंका बनी रहती है, ठीक है। स्पेस एक्स कंपनी की एक रॉकेट है ये डार्ट जो है, ये क्या करेगा कि अंतरिक्ष में नासा ने भेजा है। इसका लक्ष्य है कि 2500 फुट चौड़े डिडिमास नाम के एक बड़े एस्ट्रॉयड के चारों ओर लगा रहे डाइमॉर्फस नाम के एक एस्ट्रॉयड के मार्ग में परिवर्तन करना है, ठीक है। ये जान लीजिए कि डार्ट का काम क्या है कि डार्ट एक अमेरिकी की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक हेलीकॉप्टर है। ये नासा द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसका काम क्या रहेगा? इसका लक्ष्य क्या है डार्ट का कि 2500 फुट चौड़े डिडिमास नाम के एक बड़े एस्ट्रॉयड, यानी कि 2500 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड है। एक क्या है? 2500 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है। एक एस्ट्रॉयड है, उसको क्या करेगा ये कि चारों ओर लगा रहे एक डाइमॉर्फस नाम के एक एस्ट्रॉयड है। ये तो एक एस्ट्रॉयड तो ये है ऑलरेडी यहाँ पे। कौन सा? डिडिमास, याद रखिएगा। 2500 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड, क्या नाम है उसका? डिडिमास नाम है उसका। इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है? एक एस्ट्रॉयड है, उसका नाम है डाइमॉर्फस। क्या नाम है? डाइमॉर्फस नाम है उसका। ये इसके चारों ओर, डिडिमास एक एस्ट्रॉयड है, इसके चारों ओर डाइमॉर्फस जो है चक्कर लगा रहा है, याद रखिएगा। 2500 मीटर चौड़ा डिडिमास एक क्या है? एस्ट्रॉयड है। क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। इस डिडिमास एस्ट्रॉयड के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? तो डाइमॉर्फस चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? डाइमॉर्फस चक्कर लगा रहा है। डॉट एक रॉकेट क्या करेगा कि
उसके मार्ग में परिवर्तन लाएगा। चारों ओर लगा रहे डाइफॉर्मर के एस्टेरॉयड के मार्ग में परिवर्तन करना है। डाइफॉर्मस की चौड़ाई लगभग कितना है? 525 फीट है। इसकी चौड़ाई कितना है? 525 फीट है। ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये दोनों एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये दोनों एस्टेरॉयड क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये दोनों एस्टेरॉयड किसके चारों ओर घूम रहे हैं? तो सूर्य के चारों ओर दोनों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। और ये क्या करेगा कि डाइमॉर्फस को टक्कर देगा और इसके मार्ग में परिवर्तित करेगा। डार्ट क्या करेगा? डाइफॉर्मस को क्या करेगा? टक्कर मारेगा और इसके मार्ग में परिवर्तन कर देगा। इसके मार्ग में क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब यह टक्कर देगा तो उस समय एस्टेरॉयड और पृथ्वी की दूरी लगभग 1.1 किलोमीटर होगी, करोड़ किलोमीटर। जब यह डार्ट टक्कर देगा इसको, ये रॉकेट जब टक्कर देगा डाइमॉर्फस को, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होगी? 1.1 करोड़ किलोमीटर होगी। कितना होगी? 1.1 करोड़ किलोमीटर होगा जब ये टक्कर देगा सूर्य और पृथ्वी से दूरी जब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने मिसाइल परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में अपना ही एक पुराना उपग्रह नष्ट किया है? तो किसने किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने। आपको मैं बता दूं कि रूस जो है अभी हाल में एक परीक्षण किया था, उसी में एक पुराना उसका एक उपग्रह था वहाँ पे, वो जो है गलती से नष्ट हो गया है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस वगैरह ये सब जो है चाइना वगैरह इसमें नाराज़गी व्यक्त किया है कि चूँकि अंतरिक्ष में जो रह रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर लोग, उसमें उसको हानि होगी रिसर्च करने में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस शहर को किस शहर से जोड़ेगी? तो लखनऊ टू गाजीपुर। लखनऊ टू गाजीपुर, ये हमारा लखनऊ टू गाजीपुर के लिए ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसकी खासियत बता दें आपको कि इस पे जो है हम अपना हेलीकॉप्टर वगैरह उतार चुके हैं, यह ट्रायल चल चुका है हमारा, और भी लड़ाकू विमान भी उतार चुके हैं उस पर हम। अच्छा, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में अभी जो अपना जो प्रथम सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है वही है लखनऊ से गाजीपुर का है। लेकिन ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है 2023 तक जो बनेगी, है ना, ठीक है, उससे वह क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, एक तो है आपको गंगा एक्सप्रेस वे, ये 2024 तक बनेगी। ये किसको किसको जोड़ेगी? तो मेरठ टू प्रयागराज, है ना। गंगा एक्सप्रेस वे किसको किसको जोड़ेगी? गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे किसको जोड़ेगी? तो गंगा एक्सप्रेस वे जोड़ेगी आपको जो है मेरठ टू प्रयागराज, मेरठ टू प्रयागराज, मेरठ टू प्रयागराज जोड़ेगी आपको गंगा एक्सप्रेस वे। अच्छा, प्रथम एक्सप्रेस वे कौन था? आगरा टू लखनऊ, इसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं, है ना। यमुना एक्सप्रेस वे, सॉरी, यमुना एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी आपको आगरा टू लखनऊ, ये आगरा टू लखनऊ है। अच्छा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है 1350 किलोमीटर, ये जब 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी तो ये जो अब वर्तमान में जो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जेवर में। कहाँ किया गया है? जेवर। जेवर नोएडा में पड़ता है। जेवर कहाँ पड़ता है? नोएडा में पड़ता है। इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानेंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये जेवर में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से भी जानेंगे इसको। जेवर कहाँ है? तो नोएडा में है। इसको नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से भी जानेंगे। दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट है ये। दुनिया का क्या एयरपोर्ट है ये? दुनिया का चौथा, फोर्थ बड़ा
एयरपोर्ट है हमारा जो भारत में बना है। ठीक है, आपसे अगर बता दें इसके बारे में कि एशिया का सबसे बड़ा है ये, दुनिया का तो चौथा है लेकिन एशिया का फर्स्ट है ये, एशिया का फर्स्ट है ये, एशिया का प्रथम है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। यूपी का अगर बताएं तो ये 5th है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अगर आपको कह दे कि देश का जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन होगा, तो हमारा कौन होगा, ये जेवर एयरपोर्ट। कौन सा होगा, जेवर एयरपोर्ट, जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट है ये। जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, तो जेवर है। जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, तो जेवर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बताया आपको कि देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, तो नोएडा में है। ये दुनिया का कितना नंबर का है, तो 4th नंबर पर स्ट्रेंथ करता है बड़ा में। भारत में कहे तो, एशिया में कहे तो पहला नंबर पर स्ट्रेंथ करता है। यूपी का बोला तो 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। जीरो कार्बन एमिशन वाला से पूछे देश का पहला एयरपोर्ट, तो जेवर एयरपोर्ट। ये बात समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा कि छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आसान अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। ठीक है, आपको इसमें हम बता दें कि क्या क्या बातें हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना में। इसके अंतर्गत जो है, इस योजना के जरिए खुदरा निवेशक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जो है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों से सीधे ही निवेश कर सकेंगे। ठीक है, इसके पूर्व रिटेल इन्वेस्टर जो होते थे वह सरकारी प्रतिभूतियों में जो निवेश करते थे वह सरकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते थे। सरकारी प्रतिभूतियाँ जैसे कि आपका जो है कुछ भी आप ऋण लेते हैं, ऋण के बदले एक आपको कागज़ दिया जाता है, डेट इज सरकारी प्रतिभूति है वो हमारा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप इसको पढ़ें और नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल शुरू करूँगा जिस पे ये PDF के तौर पे डाल देंगे, आप डायरेक्ट वहीं से PDF आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए, कमेंट्स कीजिए कि मैं और आपके लिए कैसा वीडियो बना कर लाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।